हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा युग के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया है, साइंस स्पेशल आज जो क्लास होने वाली है और आज का सेशन जो है बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। और आप अपने जितने भी मित्र हैं ना उन सबके पास शेयर करिए पहले, फिर उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दबा के शेयर कर दीजिए सबके पास। दिल्ली पुलिस में जितने भी पेपर में, जितने भी पीछे के कोई भी पेपर आया है, उन सब में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कहने का ये है कि आज जो है क्लास बिल्कुल बहुत ही ज्यादा शानदार होगी और जितने भी क्वेश्चन है ना उन सबको एक्सप्लेनेशन के साथ में अच्छे तरीके से करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए और प्रेस द बेल आइकन। अपने थंबनेल जो है उसको देखने के बाद जैसे ही आपने थंबनेल देखा सबसे पहले सबके पास शेयर करो और फिर उसके बाद लाइक करो सेशन को और फिर कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सेशन की शुरुआत आज करते हैं। चलिए, समय जो है आज की कक्षा का हमें खुद नहीं पता है कितना हो सकता है, लेकिन पूरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जितने क्वेश्चन हम सेटअप में लेके चल रहे हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाना बनाने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से क्या नॉन टिक कोटिक के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब इंग्लिश में बोलना चाहूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर नॉन टिक कोटिंग इन कुकिंग यूटेंसिल। मतलब जो बर्तन, खाना बनाने वाले जो बर्तनों का हम इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर अगर क्या ऐसी चीज मिलाएं कि उनके अंदर कोटिंग ना हो पाए, नॉन टिक कोटिंग जो है ना हो पाए। ऑप्शन नहीं दे रखे इसमें आपसे, प्रेसपेक्स और स्टार फोर्स और पोलिस्टाइनिन और लास्ट ऑप्शन जो है टेफलॉन। तो टेफलॉन के अगर हम बर्तन बनाते हैं, टेफलॉन के यूटेंसिल अगर हम यूज करते हैं या टेफलॉन के कोटिंग के अगर हम यूटेंसिल यूज करते हैं तो उनके ऊपर नॉन टिक कोटिंग यानी धब्बे वगैरह लगने का खतरा नहीं रखता है। इसका आंसर जो बन जाएगा आपका वो बनेगा टेफलॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ शुगर। आपसे क्वेश्चन किया है शक्कर के किण्वन में के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? मतलब आपसे ये कह रहा है कि शुगर के फर्मेंटेशन में क्या चीज आपको हमेशा मिलती है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल और एथिलीन। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ग्लाइकोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। आपसे क्वेश्चन ये किया है कि ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन उसका निर्माण, ग्लाइकोजन का प्रयोग किस चीज का निर्माण करने में किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने नाइलॉन, आर्टिफिशियल सिल्क, टेरेलिन और रबर। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा टेरेलिन। ग्लाइकोजन का प्रयोग करते हैं टेरेलिन का निर्माण करने में। टेरेलिन का निर्माण करने में किसका प्रयोग करते हैं बेटा? ग्लाइकोजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि आपके सामने है, सामने तो मेरे ही है, आपने तो सुनना ही है। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपसे पूछा है द श्योर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू इट्स प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस में नींबू का स्वाद जो है वो श्योर हो जाता है? आपसे ऑप्शन दिया है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। सिंपल वे में अगर मैं बात करूं तो आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा है कि नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। तो इसके अंदर कौन सा एसिड होता है बेटा? लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड लेमन के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आइसोटोप्स के रासायनिक गुण क्या हैं? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स इज। केमिस्ट्री की क्लास में भी पढ़ाया था और एचएससी डी ग्रुप के लिए जो साइंस स्पेशल क्लास दी थी मैंने उसमें भी पढ़ाया था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और बेटा आइसोबार क्या होते हैं। तो अब इसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मस्ट बी इक्वल, मस्ट वेरी, डू नॉट हैव टू इक्वल, इट इज नॉट नेसेसरी टू वेरी। भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं है, समान होना आवश्यक नहीं है, भिन्न भिन्न होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो आइसोटोप्स कौन से होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर
जो है सेम होते हैं, एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मस्ट बी इक्वल। आइसोटोप्स जो होते हैं मस्ट बी इक्वल होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? व्हाट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन? आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पोजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। तो भाई इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? तो इसका बेटा राइट आंसर जो होगा वो होगा पोजिट्रॉन। क्या आंसर होगा? पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। प्रोजिस्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता? क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनेंगे। जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता? तो इंग्लिश में एक बार सुनेंगे। आयरन एंड मैग्नीज प्रेजेंट एज ए पोल्यूटेंट इन वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय। किसके द्वारा आयरन और मैग्नीशियम जो है वाटर पोल्यूटेंट के अंदर हो, तो पोल्यूशन के अंदर वो चीज है, तो उसको किस चीज से नहीं हटाया जा सकता? तो इसके अंदर ऑप्शन दिया है ऑक्सीडेशन बाय फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस और मैग्नीज जियोलाइट प्रोसेस। इसमें आपसे हिंदी में एक बार बताना चाहूंगा। निष्पदक लगाकर किए गए ऑक्सीकरण से, क्लोरीकरण से, आयन विनिमय प्रक्रिया से, चूना सोडा प्रक्रिया, मैग्नीज जियोलाइट प्रक्रिया से। तो इन सभी ऑप्शनों में आपसे ये सिंपल वे में ये पूछ रहा है कि भाई वाटर की क्लोरिफिकेशन करके वाटर को साफ कर लेते हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस ऐसा है कि आयरन और मैग्नीशियम की अगर पोल्यूटेंट अगर वाटर के अंदर हैं तो उसको हम क्लोरिफिकेशन से भी अलग नहीं कर सकते। सिंपल वे में ये बात पूछना चाह रहा है कि क्लोरिफिकेशन करके आप वाटर को ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर वाटर के अंदर आयरन और मैग्नीशियम है तो उसको आप कैसे ठीक करोगे? तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है इसमें आपसे ये इन तीन ऑप्शन से आप कर सकते हो। बाकी एक बच गया कौन सा? क्लोरिफिकेशन, क्योंकि आप सिंपल वे में समझते हो कि क्लोरिफिकेशन से क्या होता है, वाटर साफ हो जाता है या वाटर के पोल्यूटेंट जो होते हैं वो साफ हो जाते हैं। इसमें ऑप्शन जो होगा वो आपका आंसर जो राइट बनेगा वो बनेगा क्लोरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकल किट पाउडर में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश में सुनेंगे। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन प्रिकली हीट पाउडर टू प्रिवेंट एक्सेस स्वेटिंग। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? मतलब आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो पसीना अत्यधिक मात्रा में आता है तो उस पसीने को रोकने के लिए जो पाउडर बनते हैं उन पाउडरों में किस चीज का प्रयोग किया जाता है ताकि अत्यधिक पसीना ना आए। जैसे क्या होता है कि कई पाउडर ऐसे होते हैं, आपने देखा हो किसी अलग अलग प्रकार के पाउडर है, नाइसलीन है, पॉन्ड्स है, और भी बहुत सारे पाउडर आपने मार्केट में देखे होंगे। तो उन पाउडरों में ऐसी कौन से पाउडर की विशेषता है जिससे अत्यधिक पसीना ना आए? आपने गर्मियों में यूज भी किया होगा, वेकेशन के टाइम पे जब गर्मियों की जो अत्यधिक मात्रा में हीट होती है, बॉडी से निकलती है हीट, तो उस टाइम पे ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो आप अपने बॉडी के ऊपर जो है पाउडर लगा लेते हैं। जहां पे ज्यादा पसीना आता है तो वहां पाउडर लगा देते हैं। उस पाउडर के रोकथाम के लिए, किस चीज की रोकथाम कर रहे हैं, तो वो हमें ठंडा ठंडा महसूस करवाता है। जैसे नाइसलीन जो पाउडर है, बहुत सारी एड्स आपने देखी होंगी। तो वे सारे जो पाउडर है उनमें क्या कौन सा एसिड ऐसा मिला होता है जिसके कारण कि वो पसीने को सोख ले और पसीने को कम आने दे या एक्सेस स्वेटिंग को रोक दे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना बेटा वो बनेगा बोरिक अम्ल। ध्यान रखना, जो पाउडर होते हैं जिनका हम प्रयोग समर में करते हैं उन पाउडरों के अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो बेटा इसका आंसर होगा बोरिक एसिड। क्या होगा? बोरिक एसिड, यानी कि बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल इसका आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूब वायर्स आर मेड ऑफ विच अलॉय? फ्यूज बोल दिया मैंने। फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं?
आपसे क्वेश्चन ये किया, जैसे फ्यूज जो होते हैं ना, जैसे आपने इन्वर्टर के पीछे का फ्यूज देखा होगा, आपने घरों में फ्यूज देखा होगा, या कहीं बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं वहां पे फ्यूज देखा होगा, जो आपने गांव में या शहरों में जहां पे वो टंकी वगैरह बोलते हैं, जिसको बिजली की टंकी वगैरह होती है, उसके ऊपर भी एक फ्यूज होता है। तो वो वाली जो फ्यूज होते हैं, उन फ्यूजों के तार जो है ना किससे बने होते हैं? ऑप्शन दे रखा है टिन और लेड से, टिन और तांबा से, लेड और तांबा से, तांबा और सिल्वर से, यानी कि टिन एंड लेड, टिन एंड कॉपर, टिन एंड सॉरी लेड एंड कॉपर एंड सिल्वर। तो आप यहाँ इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि जो फ्यूज का जो वायर होता है बेटा वो किससे बना होता है? तो सीधी सी बात ये है, पहली बात तो ये, जो फ्यूज का वायर होगा ना वो दो धातुओं से बन के बनेगा। क्यों? आपसे ऑप्शन क्वेश्चन में ये दे दिया इसने कि फ्यूज का तार किस मिश्र धातु से बनेगा। मिश्र धातु का मतलब ये हो गया कि एक अकेली कोई धातु तो है नहीं, उसके अंदर एक से ज्यादा धातु है। अब एक से ज्यादा है तो दो दो इसने ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बेटा वो होगा आपका पीबी प्लस में एस एन, यानी कि लेड और टीन। क्या हो जाएगा आंसर इसका? लेड और टीन, पीबी प्लस में एस एन। क्या लिखेंगे? पीबी यानी कि लेड प्लस में एस एन, सीसा और टीन, सीसा और टीन, टीन और लेड जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सॉलिड वेस्ट इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? क्वेश्चन ये है, ऑप्शन है सैज, टॉक्सिस वेस्ट, स्लूज और स्क्रबर। सैज, टॉक्सिस वेस्ट, सलज, स्क्रबर। तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो होगा सलज। और जो स्लज जो होगा ना, स्लज, SLUDGE, सलज, इसको कहा जाता है सॉलिड वेस्ट। इसको कहा जाता है बेटा सॉलिड वेस्ट, इसका नाम होता है सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विच गैस इज नोन एज, विच गैस इज नोन एज कॉमिक गैस? हास्य गैस, सॉरी हास्य गैस किस गैस को कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा नाइट्रस ऑक्साइड, NO3। नाइट्रस ऑक्साइड जो होगी वो गैस कैसी होगी? उसको हम लाफिंग गैस भी कह सकते हैं, कॉमिक गैस भी कह सकते हैं, हिंदी में हास्य गैस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी की अत्यधिक मात्रा के संकेतक हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान देने लायक क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये किया है कि भाई अगर आपने कपड़े धोए हैं या बर्तन धोए हैं, अगर मान लीजिए उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर के धब्बे आ जाते हैं, आपने कपड़े धोए और कपड़े के ऊपर ब्राउन कलर का अगर धब्बा आ जाता है, तो वो पानी में क्या चीज उसके अंदर ज्यादा है जिसकी वजह से वो धब्बा आया है? ऑप्शन है आपके सामने मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीज और क्रोमियम। चार ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर जो होगा वो आगा आपका मैग्नीशियम। अगर पानी के अंदर, ध्यान से सुनो बेटा, अगर पानी के अंदर मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है, मैग्नीशियम की मात्रा अगर ज्यादा है, तो हम जिस पानी के अंदर, उस पानी के अंदर अगर हम कपड़े धोएंगे तो उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर के धब्बे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्टार फिश का चलन अंग कौन सा होता है? व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ स्टार फिश? स्टार फिश किससे चलन करती है, यानी कि अपनी मूवमेंट किससे करती है? ऑप्शन दे रखे प्लेसेंटा, पेडल, मसल फुट, आर्टरी, यानी कि एरित्र से, नाल पद से, पेडल से, पेशीय भाग से। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा स्टार फिश जो होते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा स्टार फिश जो होते हैं वो अपना मूवमेंट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जबकि प्लेसेंटा जो होता है वो इसका प्रयोग, प्लेसेंटा का प्रयोग जब गैस्टेशन पीरियड होता है, गैस्टेशन पीरियड होता है यानी कि गर्भावस्था का समय होता है, उस समय पे प्लेसेंटा के द्वारा
गर्भावस्था के समय पे प्लेसेंटा के द्वारा मां के गर्भ में जो बच्चा होता है उसको न्यूट्रिशन देने का काम किया जाता है, और इसी के द्वारा, इसी प्लेसेंटा के द्वारा स्टारफिश जो होते हैं अपना मूवमेंट का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा, जो आपके सामने है, राइबोफ्लोमिन क्या है? बहुत कितना आसान क्वेश्चन है बेटा ये। व्हाट इज राइबोफ्लोमिन? राइबोफ्लोमिन क्या है? क्या वो विटामिन है, हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है? ऑप्शन सुनेंगे, विटामिन, हार्मोन, फैट या एंजाइम। तो आपसे कितना सिंपल वे में पूछ लिया कि राइबोफ्लोमिन क्या है। राइबोफ्लोमिन इज एक विटामिन है बेटा। राइबोफ्लोमिन, ध्यान से सुनो, राइबोफ्लेविन जो है वो एक विटामिन है। और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि कौन सा विटामिन है, कौन सा विटामिन है राइबोफ्लेविन। कमेंट करके जरूर बताएंगे कौन से विटामिन को राइबोफ्लेविन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटनाशी पादप निम्नलिखित में से किसके लिए कीटों को फंसाते हैं? इंसेक्टिसाइड प्लांट्स ट्रैक इंसेक्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये कहने का इनका अर्थ ये है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कीटनाशी पादप जो होते हैं ऐसे प्लांट्स जो कीटाणुओं को खा लेते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं, वो किसके कारण कीटों को फंसाते हैं? कि मतलब जो कीट जो होते हैं उनको उन पौधों के अंदर क्या चीज ऐसी ज्यादा दिखाई देती है जिसकी वजह से वो उनके ट्रैप में फंस जाते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, नाइट्रोजन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की महक से वो जो कीट जो होते हैं उस प्लांट के पास जाते हैं और उसके ट्रैप में जाके फंस जाते हैं, वो उनका भक्षण जो है कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्रोत का कारण है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्रोत का कारण है, द रीजन फॉर द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर। द रीजन फॉर द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर। ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, इमिनेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, रेस्पिरेशन। तो इसका राइट आंसर जो है, जो स्टीक ऑप्शन है, वो होगा आपका फोटोसिंथेसिस। क्या होगा बेटा? फोटोसिंथेसिस, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अगर है तभी एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन कितना, क्वेश्चन कितना सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? और इसके सिंपल ही ऑप्शन दे रखे हैं, यूरिया, इंसुलिन, ग्लाइकोसिन और ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लाइकोसिन, इंसुलिन, यूरिया, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का रूप है? तो बेटा सीधी और सिंपल सी बात, ग्लूकोज जो है वो किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का रूप है। और आपको पता है ग्लूकोज कैसे मिलता है? अगर आपको नहीं पता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारी वीडियो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां जाके देख लेना कि ग्लूकोज कैसे प्राप्त होता है। जो भी कुछ खाते हो किससे ग्लूकोज आपको मिलता है, और बाकी की सारी डिटेल वहां पे आप चेक कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा जीव, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट कन्फर्म टू सेल थ्योरी। मतलब कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा जीव नहीं आता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड प्लांट। मतलब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और पौधे, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं आता है? तो बेटा इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा वायरस। क्योंकि वायरस जो होता है नॉन लिविंग के साथ नॉन लिविंग के जैसा बिहेव कर देता है, और नॉन लिविंग से हटने के बाद जैसे ही लिविंग के पास जाता है तो वो लिविंग के जैसा बिहेव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को किसके द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था? मतलब क्लोरोफिल वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड नेम्ड बाय। किसके द्वारा क्लोरोफिल को सबसे पहले पृथक किया गया था, आइसोलेटेड किया गया था, और किसके द्वारा क्लोरोफिल को नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा केवेंतु और पेलेटियर। केवेंतु और पेलेटियर, केवेंतु एंड
पेलेटियर। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज स्वाइन फ्लू? निम्नलिखित में से किसके कारण स्वाइन फ्लू होता है? बैक्टीरिया, फंगाई, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, फंगाई यानी कि कवक, टैप वर्म यानी कि घूमने वाले कृमि छोटे छोटे, और लास्ट ऑप्शन जो है वायरस यानी कि विषाणु। किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? तो बेटा सिंपल और साधारण सी बात है कि भाई वायरस के द्वारा ही होता है, वायरस के द्वारा ही होता है, वायरस के द्वारा ही क्या होता है? आपका स्वाइन फ्लू होता है। अब यहां आपको डिजीज वाले चैप्टर में कहीं भी कोई परेशानी है तो आप वन शॉट की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे ह्यूमन डिजीज के नाम से एक वीडियो है, उसको आप प्रॉपर वे में देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, कहीं भी अगर कोई डिजीज की कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां से देखने के बाद वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? कितना सिंपल और साधारण सा प्रश्न है। बेरी बेरी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग: विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन ई। तो भाई इसमें आपसे पूछा है बेरी बेरी रोग किसकी वजह से होता है, तो भाई इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा विटामिन B2। विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, थायमीन, विटामिन B1 और B12 साइनोकोबाल और विटामिन ई टोकोफेरोल। तो यहां दोबारा से एक बार नाम को बोल देता हूं, विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 यानी कि थाइमीन, विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबाल और विटामिन आपका ई जो है वो टोकोफेरोल। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आपको नहीं पता तो आप एक अपना क्वेश्चन का आंसर जो है खो देंगे, एक नंबर आपका चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लीक्ड ओकर्ड इन द भोपाल गैस डिजास्टर इन द दिसंबर 1984? तो भाई मिथाइल आइसोसाइनेट, बहुत रटा रटाया क्वेश्चन है और घिसा पिटा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है भोपाल गैस त्रासदी के अंदर उस गैस का रिसाव हुआ था जिससे बहुत सारी बड़ी हानि हो गई थी। तो राइट आंसर जो होगा इसका बेटा मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज विच एक्ट एज एन एनर्जी स्टोर इन एनिमल एंड फंगाई। ग्लूकोज का वह एक बहुशाखा युक्त पॉलीसैकेराइड है जो जानवरों और कवकों में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो इसमें से ऊर्जा भंडारण के रूप में जानवरों में और कवकों में, सिंपल सी बात क्या है बेटा, ये आपसे कह रहा है कि जानवर जो होते हैं ना, जानवरों के अंदर और इंसानों के अंदर, इंसान भी तो जानवर ही है क्योंकि हम किस में आते हैं? एनिमल किंगडम में आते हैं। और एनिमल किंगडम के अलावा भी अगर बात की जाए तो हम एनिमल सेल में आते हैं। जैसे बायोलॉजी में सेल के दो टाइप होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो ह्यूमन बींग जो होते हैं, होमो सेपियंस जो हैं, वो किस में आएंगे? एनिमल सेल में आएंगे। तो ग्लाइकोजन इज द स्टोर फूड ऑफ ह्यूमन बींग। ये बात आप जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाली वीडियो है या डाइजेस्टिव सिस्टम का जब भी टॉपिक कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको सिंपल वे में मिल जाएगी कि ग्लाइकोजन इज द स्टोर फूड ऑफ ह्यूमन बींग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवायरस प्लांट? कौन सा प्लांट ऐसा है जो कीटहारी है, जो छोटे मोटे जो कीट होते हैं उनको खा लेता है? अभी पिछले 1-2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्लांट होते हैं जो कीटाणुओं का भक्षक, कीटाणुओं को खा लेते हैं और किसकी वजह से वे अपने पास बुलाते हैं? तो कमेंट करके बताइए किसकी वजह से बुलाते हैं। ऐसी क्या चीज होती है उनके अंदर जो कीट जो होते हैं उनके पास भागे भागे चले जाते हैं और वो उन अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बेटा यूटिकोलेरिया। यूटिकोलेरिया, यूटिकोलेरिया जो नाम का प्लांट होगा वो होता है कीटाणुओं को खाने वाला प्लांट, यूटिकोलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं?
मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द टिश्यू कनेक्टिंग द मसल टू बोन? ध्यान से सुनिए बेटा, मसल की बात है, मांसपेशी से मसल टू बोन। अगर मांसपेशियों से बोन को जोड़ेंगे तो वो तो बन जाएगा आपका टेंडन। क्या बन जाएगा? टेंडन। मांसपेशियों को अगर हड्डियों से जोड़ेंगे तो बनेगा टेंडन। अगर भाई मसल्स टू मसल्स अगर जोड़ना है, मसल्स टू मसल अगर आपको जोड़ना है तो वो बन जाएगा बेटा सेलेक्सोन। क्या बन जाएगा? सेलेक्सोन। अगर भाई बोन टू बोन आपको जोड़ना है, बोन टू बोन आपको जोड़ना है तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा लिगामेंट। क्या हो जाएगा? लिगामेंट हो जाएगा। बोन टू बोन जोड़ने वाला लिगामेंट, मसल्स टू मसल्स जोड़ने वाला सेलेक्सोन, मसल्स टू बोन जोड़ने वाला टेंडन। तीन बात है, सिंपल वे में कोई भी ऑप्शन में आए उसको देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत यहां से करने की आपकी कोई आशंका नहीं है और आपने करना भी नहीं है, ऐसी मैं उम्मीद लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मोइड कोलोन किसका भाग है? छोटी आंत का, बड़ी आंत का, या फेरिक्स का, या रेक्टम का? देखिए बेटा, सिग्मोइड कोलोन की अगर मैं बात करूंगा, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है और इसके बीचों बीच जो है ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है। यहां पर अपेंडिक्स होता है, यहां पर अपेंडिक्स होता है और यहां पर एनस होता है। और सिग्मोइड कोलोन की बात कर रहा है तो बेटा ये होता है आपका असेंडिंग कोलोन, ये होता है ट्रांसवर्स कोलोन और ये होता है डिसेंडिंग कोलोन। और आपका जो आंसर बनेगा, इसमें आपसे पूछा है कि सिग्मोइड कोलोन कौन सा? इन तीनों को हम कह सकते हैं कोलोन्स। क्या कह सकते हैं? कोलोन। तो कोलोन नाम के पीछे है, किसका भाग हो सकता है? बड़ी आंत का। राइट आंसर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्य प्रयोग का तंतु पैदा करते हैं? At what stage in its life cycle does silkworm produce fiber to commercial use? तो भाई इसका राइट आंसर होगा प्यूपा। इसका राइट आंसर होगा बेटा प्यूपा। इसका सही आंसर बनेगा प्यूपा। बाकी अगर आप ऑप्शन सुनना चाहते हैं तो मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूं। ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, लार्वा, एग, प्यूपा एंड नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो है नहीं क्योंकि आंसर क्या है? प्यूपा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? हालांकि ये क्वेश्चन तो साइंस में भी आ जाता है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन साइंस का नहीं है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, लेकिन यहां साइंस में है तो हम साइंस में भी पढ़ लेंगे कि हरित क्रांति का जनक कौन है। ये बात आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी और उसके जनक कौन है। लेकिन मैं यहां इन ऑप्शन के आधार पर आपको ये बताता हूं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर किस चीज की प्रभाव देखने को मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा व्हीट, यानी कि गेहूं। गेहूं का प्रभाव देखने को हमें मिला था। हरित क्रांति के जनक और कब हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? Which of the following plays an important role in photosynthesis? तो भाई सिंपल सी बात है, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, टोलोप्लास्ट, नेमेटोब्लास्ट। तो भाई तीन लास्ट वाले तो हैं वो बिल्कुल ब्लास्ट ही कर दो इनको तो राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? अच्छा क्वेश्चन है। वाई इज एयर बबल इन द ब्लड स्ट्रीम डेंजरस फॉर लाइफ? भाई आपने सिंपल वे में एक बात समझ लेना, जो मैं बात बता रहा हूं आपको सिंपल सिंपल साधारण साधारण तरीके से सुन लेनी है और समझ लेनी है। एज इट इज पेपर में आएंगे, ये हमारा दावा है, ठीक है? क्योंकि हम दावा ही कर सकते हैं, दावा करना है तो वो ठीक रहता है। और वादा तो तुमने पता है, वो गाना सुना होगा ना तुमने, वादा तो टूट जाता है। तो वादा मैं करूंगा नहीं लेकिन दावा पक्का है। क्वेश्चन है, व्हाई इज एयर बबल इन द ब्लड स्ट्रीम डेंजरस फॉर लाइफ?
तो भाई एक सिंपल बात आप ये समझो, डॉक्टर के पास जाते हो, जैसे ही दवाई डालता है वो ऐसे करके उस दवाई को थोड़ा सा बाहर निकाल देता है। तो तुम जब से उस टाइम पे छोटे थे जब ऐसा तुमने सोचा होगा या तर्क शक्ति तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत हो तो तुमने ये दिमाग लगाया होगा कि ये डॉक्टर क्या कर रहा है, दवाई वेस्ट कर रहा है कि बाहर क्यों निकाल रहा है। लेकिन एक्चुअल में वो हवा जो होती है ना, एयर, उस एयर के अंदर जाने से उसको रोकने के लिए ऐसा करता है कि कहीं इंजेक्शन में या सिरिंज में आपके में एयर ना हो। अगर एयर इंजेक्ट आपकी बॉडी में हो जाती है तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये बात तो इन्होंने भी बता दी है। लेकिन अब यहां ऑप्शन ये देख रहे हैं कि क्यों खतरनाक होती है। सुनिए, एयर कंबाइन विद ब्लड एंड कोजिज कॉम्प्लिकेशन। कोई महत्व नहीं इस बात का। हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, नहीं नहीं भाई। रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। फिर तो फिर भी जिसका बीपी लो हो तो उसको थोड़ी हवा दे दो, आई हो जाएगा। नेक्स्ट जो है थर्ड ऑप्शन, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। हाँ ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है ठीक। रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है। कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज मोडिफोल्ड, ऐसा भी नहीं होगा। रक्त के प्रभाव में बाधा उत्पन्न करता है, तो भाई ये इसका राइट आंसर जो होगा ना वो यही है कि ये क्या कर देता है, ब्लो फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है ना उसको कुछ हद तक कम कर देता है। कम क्या, बिल्कुल भी कम कर सकता है अगर ज्यादा एयर इंजेक्ट हो जाती है। तो बेटा अब ये बताओ इसका इलाज क्या है कि ब्लड के अंदर अगर हवा ना जाए तो उसको किस चीज से बचाएंगे। तो आपकी बॉडी के अंदर होता है एक एंटी ब्लड क्लोटिंग, जिसको हम कहते हैं हिपेरिन। और हिपेरिन का निर्माण आपके शरीर में कहां होता है, ये बात हमें बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि भाई ये रक्त के प्रभाव में बाधा उत्पन्न कर देता है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लड की क्लोटिंग हो सकती है और अंदर ब्लड रुक सकता है और रुकने के बाद उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द हार्ट बीट। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन क्या है। थायरोक्सिन, गैस्टीन, ग्लाइकोजन, डोपामाइन। तो भाई थायरोक्सिन जो है यहां इसका राइट आंसर बनेगा। डोपामाइन बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि डोपामाइन को तो हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा थायरोक्सिन। डोपामाइन को हैप्पी हार्मोन कहते हैं, ध्यान रखना क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जैसे किसी भी चीज की लत, शराब, सिगरेट, धुआं, किसी भी प्रकार की कोई भी, जैसे इंजॉय के रूप में आप पीते हैं या खाते हैं, कुछ भी करते हैं आप, मैं तो ये कहूंगा कि आप ना पिए ना खाएं, लेकिन कुछ भी अगर ऐसा है, जो इंसान ऐसा करते हैं, जैसे क्या होता है कुछ स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस के बाद किसी को चाय की लत होती है, चाय पिएंगे स्ट्रेस ठीक हो जाएगा, तो उस चीज से उसका डोपामाइन जो है ना वो रिलीज हो जाता है। अब डोपामाइन रिलीज होगा, इंसान हैप्पी, उसका स्ट्रेस बिल्कुल दूर। अब ये जैसे आप अपने बड़ों से पूछोगे ना कि भाई डिप्रेशन की बीमारी क्या होती है, तो वो ये कहेंगे डिप्रेशन होता क्या है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है डिप्रेशन क्या होता है। आज के युग में इस चीज का नाम दे दिया डिप्रेशन। जिसके अंदर थोड़ी सी भी कमी आएगी ना, वो डोपामाइन की कमी आ जाए, और जैसे ही उसको डोपामाइन, जिस चीज से खुशी मिलती है ना, जिस चीज को करने से उसको खुशी मिलती है, उसका स्ट्रेस बिल्कुल रिलीज हो जाएगा। ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे जो किसी भी प्रकार जो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जैसे सिगरेट का या धूम्रपान कोई करता है, या फिर कोई शराब पीता है, या कोई चाय का आदी है, या कोई कॉफी का आदी है, तो ये सारी चीज अगर इनको ना मिले तो उस चीज में उनका डोपामाइन जो है थोड़ा वीक हो जाता है। अब जैसे ही वो चीज मिल जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, वो हैप्पी हो जाते हैं, उनको डोपामाइन रिलीज हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डोपामाइन को हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। और इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बेटा क्या बनेगा, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन हार्टबीट को जो है बेटा वो आपका थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हृदय की धड़कन को सॉरी ये तो रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ विच बायोडिग्रेडेबल रेजुअल कैन बी कन्वर्ट इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस। जैव कर्मणीय अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है। भाई आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि जैसे हम बायोडिग्रेडेबल होते हैं, आपने पढ़े होंगे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिनका रिसाइकल में यूज नहीं हो सकता,
कुछ ऐसे होते हैं जिनका रिसाइकल में यूज हो सकता है। तो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि भाई रिसाइकिल में यूज हो जाए उसके लिए किसका प्रयोग करें। तो यहां ऑप्शन में दिए हैं आपसे बैक्टीरिया, न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोटीन, रेडियो एक्टिव मटेरियल, नन ऑफ दीज। तो भाई नन ऑफ दीज तो नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा ना बेटा वो होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण जैसे किसी भी चीज का रिसाइकल अगर करते हैं या कोई ऐसी चीज है जो बायोडिग्रेडेबल है तो वो किसके कारण ही हो पाती है, वो बैक्टीरिया के कारण हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? गुर्दे, कलेजा, फेफड़ा, प्लीहा। तो भाई किडनी तो है, हार्ट भी है, लंग्स भी है। ऑप्शन फोर्थ जो है स्प्लीन यानी कि प्लीहा, ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन बॉडी का नहीं है। तो राइट आंसर होगा आपका स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन ड्वार्फ फॉर्म? व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन ड्वार्फ फॉर्म? बौने रूप में वृक्षों के संवर्धन को क्या कहते हैं? तो भाई इसका आंसर जो होगा वो होगा बोनसाई। क्या होगा? बोनसाई। बोनसाई। ग्रुप ऑफ ड्वार्फ प्लांट इज कॉल्ड बोनसाई। क्या होगा आंसर बेटा? बोनसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए लगाया जाता है? व्हाट डज द बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट फॉर? भाई बीसीजी किसके लिए बचाता है? बीसीजी किससे बचाएगा? लेपोरेशी से, ट्यूबरक्लोसिस से, गलफर्ड से, टेटनस से। तो भाई बेसाइल कैलिमेट यूनिन इसका बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बेसाइल कैलिमेट यूनिन। बीसीजी का टीका जो होता है वो क्षय रोग में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? क्षय रोग, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस। और ट्यूबरक्लोसिस जो होता है यानी कि टीबी, टीबी किसकी वजह से होता है? तो भाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से टीबी होता है। और टीबी से बचने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगता है? बीसीजी का इंजेक्शन लगता है। फिर आपको याद दिला देता हूं मैं, अगर डिजीज में कोई भी प्रॉब्लम है, ह्यूमन डिजीज के नाम से हमने एक वीडियो बना रखी है स्पेशल, वहां जाइए और वहां जाके आप देख सकते हैं, आपकी सारी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विमानों की ऊंचाई का माप के लिए कौन सा यंत्र यूज में किया जाएगा? भाई कोई विमान है, उस विमान की आपको ऊंचाई बतानी कि कितने ऊंचाई पे विमान जा रहा है, तो उस चीज को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे? तो बेटा इसके लिए मैं फिर आपसे बता रहा हूं, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहां इस सेशन में आए हैं तो उन जहां जहां जो भी वीडियो मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, उनको देखो एक बार। उनको देखने के बाद आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। आप सच मानो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं पता है ना, तो वो वहां से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जितना भी करवाया है ना वो एग्जाम ओरिएंटेड कराया है। जितना भी बातें मैंने अपने चैनल पे डाली हैं वो सारी की सारी बातें ही एग्जाम ओरिएंटेड है, और आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प मिलेगी। इसके लिए फिर बता रहा हूं कि जितने भी मेजरमेंट के कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना रखी है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज का मेजरमेंट करता है। तो अगर यहां मैं ये क्वेश्चन बोलूंगा, जब विमानों की ऊंचाई का मापन करने के लिए, यानी कि कोई भी विमान है उसकी हाइट कितनी दूर कितनी ऊंचाई पे वो है जा रहा है, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? तो ऑप्शन है बेटा एक्टिनोमीटर, सीलोमीटर, अल्टीमीटर और एक्सेलोमीटर। तो भाई इनका जो राइट आंसर होगा ना बेटा वो होगा अल्टीमीटर। क्या होगा? अल्टीमीटर। इसका राइट आंसर जो होगा ना अल्टीमीटर होगा ऊंचाई को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्न में से कौन सा वर्षा का एक रूप नहीं है? तो देखिए ध्यान से सुनो, हिमपात, कोहरा, वर्षा। वर्षा का रूप नहीं है, वर्षा तो रूप है ही। कोहरा, हिमपात या स्मॉल रेन बबल। तो भाई रेन बबल तो तभी होगी ना जब रेन होगी। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो बनेगा कोहरा। कोहरा यानी कि धुंध, जो धुंध है ना, फोग, ये जो है ये वर्षा का रूप नहीं है। बाकी हिमपात, हिमपात में तो
बर्फ गिरेगी, लेकिन गिर तो रही है। भौम जल सतह के नीचे पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं? भूमि के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाएगा भाई? मतलब ग्राउंड जो है, उस ग्राउंड से भी नीचे का जो जो जल है या वाटर है, उसको क्या बोलेंगे? ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल। बहुत अच्छे भाई, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पिछले पेपरों में आए हैं। अगर ऐसे ही पेपर में आ जाए तो आपका तो जीवन बन जाएगा। जीवन तो तब बनेगा जब सारे सब्जेक्ट करेंगे। बाकी साइंस में आपको दिक्कत नहीं होगी, इस चीज का दावा है अपना। यहाँ इस चैनल पे देखोगे ना, साइंस में दिक्कत नहीं आएगी बेटा, कुछ भी किसी भी चीज का पेपर देना आप। निम्नलिखित में से कौन कौन आग उत्पादन के लिए अनिवार्य आवश्यकता है भाई? ऑप्शन दे रखे इसके अंदर, फ्यूल, वायु यानी कि एयर, और थर्ड ऑप्शन है गर्मी, ह्यूमिडिटी। भाई देखो, हीट, सॉरी ह्यूमिडिटी नहीं, हीट, एयर, फ्यूल, तीनों ही ऑप्शन है। और आपसे यह पूछा है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आग के लिए, आग के उत्पादन में, प्रोडक्शन ऑफ फायर, केवल एक या दो, एक पे है ईंधन, दूसरे पे है वायु, केवल एक या तीन, केवल दो या तीन, तो भाई इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है ना। आपको ये बता है ईंधन, दूसरी बात वायु, आपने बताना ऑक्सीजन की अगर जहां कमी हो तो वहां आग नहीं पकड़ी जाएगी। तो वायु भी ऑप्शन ठीक है, गर्मी भी ठीक है, और आपका ईंधन भी ठीक है, तो तीनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो फटाफट से। वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क को रोकने के लिए फास्फोरस को निम्नलिखित में से किस में संग्रहित रखा जाता है? भाई आपसे ये कह रहा है कि फास्फोरस जो होता है वो सक्रिय ना हो जाए, उसकी एक्टिविटी को रोकने के लिए उसके अंदर, उसको किस चीज के अंदर रोका जाता है या किसके अंदर उसे रखा जाता है? जल के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर, केरोसिन के अंदर, तो भाई राइट आंसर हो जाएगा जल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किसके ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है? मतलब आपसे पूछ रहा है कि कौन से ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनका रिजल्टेंट जो होता है ना वो एसिडिक ऑक्साइड बनता है। एसिडिक ऑक्साइड किसके बनेंगे भाई? ध्यान रखो, यहां बात समझो। मेटल जो होंगे ना, सॉरी, मेटल जो होंगे वो उनके सबके क्या बनेंगे? क्षारीय बनेंगे, यानी कि बेसिक होंगे, बेसिक होंगे। और अधातु यानी कि नॉन मेटल जो होंगे ना, उन सब के क्या बनेंगे? नॉन मेटल के क्या बनेंगे बेटा? उन सब के क्या बनेंगे? अम्लीय बनेंगे। अम्लीय यानी कि बेटा एसिडिक बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई? एसिडिक बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई ऑक्सीजन से युक्त हवा है, अब आपके वायुमंडल में, आपके सराउंड में, आपके एटमॉस्फेयर में जो एयर है ना, उसको अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे भाई? रेस्पिरेशन का कौन सा भाग ऐसा है जो अंदर की तरफ ले जाता है? तो उसको बोलते हैं परसप्शन। परसप्शन यानी कि इनहेलिनेशन, अंदर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेचिस और मलेरिया जैसी बीमारियां, मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती है? मलेरिया बीमारी किसके द्वारा होती है? ये क्वेश्चन बीमारी से रिलेटेड, ये दोबारा आने वाला क्वेश्चन है कि भाई मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं। तो मलेरिया का आपसे पूछा है, इसने पैथोजन, तो भाई इस बात का ध्यान रखिए, विषाणु से होंगी, वायरस से होंगी, बैक्टीरिया से होंगी, फंगाई से होंगी, या प्रोटोजोआ से होंगी। और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा डी ग्रुप के एग्जाम में। डी ग्रुप का, एचएससी डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि भाई मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रांसपेरेंट थिंग्स, जिसके द्वारा हम वस्तु को, भाई ट्रांसपेरेंट में क्या होगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देता, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अरे इतनी सिंपल सी बात है, ट्रांसपेरेंट होगा तो उसके अंदर से आर पार दिख जाएगा, बस सिंपल बात। अगला क्वेश्चन, गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है भाई? गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, या फिर सरफेस की तरंग, या फिर प्लेस की तरंग, या वेव? तो भाई वेव जो है ना, दो प्रकार की है, एक होती है अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ तरंगे, सॉरी, एक होती है अनुप्रस्थ, और एक होती है अनुदैर्घ्य। तरंग जो है यानी कि वेव जो है वो दो प्रकार की है, एक होती है अनुदैर्घ्य
और एक होती है अनुप्रस्थ। तो इसमें से क्या आंसर बनेगा? गिटार की जो तार होती है ना बेटा, उसके अंदर होती है अनुप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली या कोयल जो होती है वो किससे बनी होती है? आपसे पूछा है विद्युत के मतलब हीटर जो है, हीटर जो होते हैं ना, हीटर की जो वायर होती है वो किससे बनी होती है? तो भाई फिलामेंट से बनी होती है, फोइल से बनी होती है, एलिमेंट से बनी होती है, स्प्रिंग से बनी होती है? नहीं भाई, इसका राइट आंसर होगा ना फिलामेंट से होती है। धातु अगर पूछे ना, इसके अंदर कौन सी धातु होती है ये आपने बताना है कि जो हीटर के तार होते हैं ना, हीटर के तार में कौन सी धातु होती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? किसके अंदर जैव विविधता पाई जाएगी भाई? जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के अंदर, शीतोष्ण के वन के अंदर, पतझड़ के अंदर, या घास भूमि में? तो राइट आंसर होगा ना भाई इसका जो होगा वो आपका उष्ण कटिबंधीय वन, उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? भाई समभारिक का मतलब ये हो रहा है कि सीधी सीधी बात, सम का मतलब समान और भारिक का मतलब एटॉमिक मास। जिसका एटॉमिक मास समान हो तो उसको बेटा सीधा सीधा बता दो, वो बनेगा आइसोबार। अभी इसी सेशन में पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था आपसे आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप के अंदर क्या चीज पाई जाती है, या मतलब आइसोटोप किस प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपसे कहा था जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो वो बनेंगे बेटा सारे आइसोटोप। जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, वो क्या बनेंगे? आइसोबार। ध्यान रखना, आइसोबार को हिंदी में समभारिक कहते हैं और आइसोटोप को हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन चल देंगे, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? भाई आपसे पूछ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से क्या चीज बनेगी। अगर आपको ये बात पता है क्या चीज बनेगी तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल चुटकियों में ठीक कर देंगे। अगर आपको यही नहीं पता है कि भाई CO प्लस में H2 और दूसरा क्या दिया भाई CO प्लस में N2, एक होता है CO प्लस में H2 यानी कि कार्बन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन है तो इसको कह देंगे कोल गैस। क्या कहेंगे बेटा? कोल गैस। अगर इसके अंदर हाइड्रोजन है तो इसको, ये ऑप्शन में क्या पूछा था आपसे, क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका जल गैस। क्या बनेगा? जल गैस। वाटर गैस किससे बनेगी? CO प्लस में H2, CO प्लस में H2 यानी कि कार्बन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? अच्छा क्वेश्चन है भाई। प्रोटीन जो है, अगर आपसे ये पूछता है ना ब्लड के अंदर, ये रक्त के अंदर पूछ रहा है कि रक्त के अंदर प्रोटीन की मात्रा को कौन सा, वोटर का कौन सा भाग पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो भाई इसका आंसर होगा एल्यूबिन। क्या होगा? एल्यूबिन। क्या आंसर होगा बेटा? एल्यूबिन, सॉरी, MIN, एल्यूबुमिन, ये इसका राइट आंसर होगा। आपसे पूछे ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन है? भाई सीधा आंसर है ग्लोबिन प्रोटीन है। अगर आपसे पूछे बोन के अंदर कौन सा प्रोटीन है तो बेटा सीधा आंसर है कैसीन प्रोटीन है। अगर आपसे पूछे कि आपके कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन है, कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन है, तो आपका सीधा आंसर होगा कि सर इसके अंदर कांड्रीन प्रोटीन है, इसके अंदर कांड्रीन प्रोटीन है। दोबारा ध्यान से सुन लो, ब्लड के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन और बोन के अंदर कैसीन प्रोटीन। दोबारा एक बार फिर बोल रहा हूं, ब्लड के अंदर आपका जो है ना ग्लोबिन प्रोटीन और बोन के अंदर आपका कैसीन प्रोटीन, कार्टिलेज के अंदर आपका बताइए कांड्रीन प्रोटीन, और बचता क्या, क्या बचा? कैसीन होगा, कार्टिलेज का, और एल्बिन की जो है वो क्या है?
पानी की मात्रा को निर्धारित करता किसमें, ब्लड के अंदर। अगला क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। जरा दृष्टि को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किए जाएंगे? भाई पिछले सेशन में आया था, दोबारा बता रहा हूं, कनकेव कन्वेक्स बायफोकल लेंस वाला, कनकेव वाला, कन्वेक्स वाला एक स्पेशल वीडियो है कनकेव एंड कन्वेक्स के नाम से। कनकेव एंड कन्वेक्स संपूर्ण जानकारी उसके नाम से वो वीडियो है। सारी की सारी प्लेलिस्ट जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिस भी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है ना साइंस में, वहां से वीडियो देखो, ये प्रीवियस ईयर के बेस पे है और बहुत ही ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रखी है, सीधा सीधा आंसर कर देंगे। जरा दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन सा का प्रयोग करेंगे? तो भाई बायो फोकल लेंस का यूज करेंगे, यानी कि जिसके अंदर अवतल भी और क्या बोलते हैं उसको, उत्तल भी हो। अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग करेंगे तो बायोफोकल लेंस हो जाएगा। और बायोफोकल लेंस जो होता है ना, वो जरा दृष्टि को ठीक करने में यूज होता है। निकट दृष्टि को ठीक करने में अवतल का प्रयोग होगा, दूर दृष्टि को ठीक करने में उत्तल का प्रयोग होगा। दोबारा तिबारा 4 बार बता चुका हूं, ये बातें बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। अगर कल ना कोई क्वेश्चन आया मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या किसी प्रकार का क्वेश्चन आया और आपने गलत किया तो वो बात अच्छी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट उष्मा का मान सर्वाधिक है? विशिष्ट उष्मा किसके अंदर होगी? स्पेसिफिक हीट किसके अंदर होगी? अल्कोहल के अंदर होगी, पानी के अंदर होगी, मीथेन के अंदर होगी या मिट्टी के अंदर होगी? तो भाई इसका आंसर जो होगा ना वो होगा, सीधी सीधी बात है, वाटर के अंदर होगी। इसका आंसर जो होगा बेटा वो सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास, वाटर के अंदर होगी, पानी। बस। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? भाई भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर से, रिक्टर स्केल से मापी जाती है। भूकंप की स्टडी को क्या कहते हैं? जिसके अंदर स्टडी, भूकंप की स्टडी का प्रयोग किया जाता है या किसके अंदर हम भूकंपों का अध्ययन करते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। भाई यहां फिर बता रहा हूं, अगर कोई परेशानी है ना इस लॉजी में, लॉजी का मतलब है कि अध्ययन करने वाली चीजें, जैसे बायोलॉजी जीव अध्ययन है ना, तो इन लॉजी में कोई समस्या है ना किसी भी प्रकार की, यहां पे भी मैं वन शॉट में बना रखी स्पेशल वीडियो। जितने भी बायोलॉजी की ब्रांचेज है, ब्रांचेज ऑफ साइंस के नाम से, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब की जितनी भी ब्रांच है ना, उन सब के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, वहां जाके देख लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौसम का एक तत्व है? भाई पवन यानी कि एयर, तापमान, टेम्परेचर, नमी, ह्यूमिडिटी, भाई सारे ठीक हैं। ऑल ऑफ अबो, तो राइट आंसर ऑल ऑफ अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? वायु गुणवत्ता दर्शाने का एक पैमाना है। भाई सीधी सी बात है, वायु गुणवत्ता सूचकांक का मतलब है एयर क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, तो क्या मापेगा वो? एयर की क्वालिटी ही मापेगा ना, बस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैलेना कहते हैं? गैलेना क्या होता है? भाई लेड सल्फेट होता है, ध्यान रखना। लेड सल्फाइड, पीबीएस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पीबीएस, ये हो जाएगा लेड सल्फाइड, इसको बोलते हैं गैलेना। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी मुख्य घटक होते हैं? एलपीजी में कौन सी चीज पाई जाएगी? भाई दोबारा बता रहा हूं, ये भी पिछले सेशन जो मैंने सेशन जो लिए ना आपसे, वो प्रीवियस ईयर के नाम से जो सेशन लिए थे, 2 सेशन पहले ले चुका हूं और वही सीरीज कंटिन्यू चलेगी। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि आपको कंप्लीट साइंस दे देता हूं। बाकी ये क्वेश्चन जो है ना अगले प्रीवियस ईयर में भी आएंगे, मतलब ये क्या है, प्रीवियस ईयर की जो सीरीज है ना उसमें भी आएंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन मैं यहाँ इनको स्किप करके चलूंगा उनके अंदर, क्योंकि मैं यहाँ स्पेशल इसलिए दे रहा हूं कि जिन बच्चों को साइंस में ही दिक्कत है ना, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि हमारी साइंस ही वीक है, तो वो यहाँ से देख लो। और फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर हमें इस चीज में दिक्कत है। क्वेश्चन गलत नहीं करना, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, और गलत हो जाएगा तो फिर वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है, और वो मेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अगर आपने गलत कर दिया तो। आपसे पूछा, क्या पूछा इसमें भाई? एलपीजी। भाई एलपीजी में क्या होना चाहिए? एलपीजी के अंदर कौन कौन सी चीज होती है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देखो भाई, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, एक्चुअल में तो भाई ये सारी चीजों हैं, लेकिन भाई सबसे ज्यादा ये 2 चीजों हैं, ये थोड़ी सी कम होती हैं। मीथेन, प्रोटीन प्रोपेन है, प्रोटीन लिख दिया, सॉरी, प्रोपेन और ब्यूटेन। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तीनों होती हैं एलपीजी के अंदर। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फुल फॉर्म है। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, एलपीजी, ये तो मैंने बता ही दिया। सीएनजी के बारे में भी आ जाएगा। एलपीजी में क्या होगा, सीएनजी में क्या होगा? तो भाई सीधी सी बात है,
प्रोपेन और ब्यूटेन, इसमें दे रखा है ऑप्शन आपसे, प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाएंगे, तो बिल्कुल पाए जाएंगे भाई, किसी इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भाई पालक हरी सब्जी, हरी कोई भी हरी सब्जी है ना, उसमें क्या पाया जाएगा? आप इस क्वेश्चन को देखते ही ठीक कर देंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर आपसे पूछे ना लोहे की प्रचुरता किसमें है, और फिर वहां ऑप्शन दिया जाता स्पेनिश या स्पेनिची या फिर पालक, तो आप उसका आंसर ठीक कर सकते थे। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, सही विकल्प कोई नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज। तो भाई इसके अंदर जो है ना, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो भाई हरे पालक में प्रचुर मात्रा में कौन सी चीज पाई जाएगी? तो आप मुझे बताइए कौन सी चीज पाई जाएगी। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं, क्या है आपका, बताइए भाई। विटामिन ए, बी, सी एंड डी, या नन ऑफ दीज? विटामिन ए, बी, सी, नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगर आपसे पूछे ना सब्जियों के अंदर क्या पाया जाता है, वैसे तो सॉरी, इसका आंसर जो होगा ना विटामिन सी होगा। एक बात ध्यान से सुन लो, विटामिन बी और सी ये हैं वाटर सोल्यूबल, और विटामिन ए, डी, ई और के ये हैं सारे फैट सोल्यूबल। और एक बात और ध्यान रखना, फैट सोल्यूबल विटामिन जो है ना, इनको स्टोर करेगा अपनी बॉडी में लीवर, और ह्यूमन के रूप में पाया जाने वाला जो, सॉरी, ह्यूमन के रूप में जो कोई क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी को स्टोर करने का काम लीवर में, ग्लाइकोजन के अंदर, ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर स्टोर करेगा। इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन बॉडी का स्टोर फूड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है? भाई थर्मोमीटर। इतना आसान क्वेश्चन तो हमें पढ़ते ही आंसर दे देंगे, क्योंकि इतने आप स्मार्ट तो हो ही। विशिष्ट धारिता सबसे ज्यादा किसके अंदर है? भाई किसके अंदर, कौन, किस, क्वेश्चन ये है सबसे ज्यादा उष्मा को ग्रहण करने की शक्ति किसमें है? जल में है, सोने के टुकड़े में, क्लोरोफॉर्म में, लोहे के टुकड़े में? नहीं भाई, जल में है। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती? क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, कौन सी धमनी, धमनी का आपसे ऑक्सीजन युक्त का रक्त, ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त का मतलब क्या रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी ना लेके जाती है भाई? पिलमरी अरोटा ना लेके जाती, क्योंकि वो लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, यहां भी कोई इश्यू है बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाओ, सारी बायोलॉजी वहां कंप्लीट है। और इस बात का ध्यान रखना, एसएससी हमेशा बायो से ज्यादा क्वेश्चन देती है। और आज के सेशन की जो है लास्ट क्वेश्चन ये था, और हमने इतने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे मजेदार तरीके से करे हैं, तो सबके पास इस सेशन को शेयर कर देंगे। जो भी कोई बच्चा बचता है जिसकी साइंस में परेशानी है कोई भी, उसकी परेशानी का हल हमने निकाल लिया है। ये दिल्ली पुलिस में यहाँ इसमें से जरूर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने से पहले जितने भी साथी आपके हैं, जितने भी साथी दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं या उनको साइंस में समस्या है, उनको अपने चैनल के बारे में बताओ कि यहाँ से साइंस करो, सीधी स्टिक, सीधी बात, नो बकवास, सीधा मतलब आएगा। पेपर में सीधा एज इट इज छपा छपा मिल जाएगा। इससे ज्यादा तो हम क्या कह सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को हम देंगे विराम। काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं, मतलब लंबे समय से तो क्या, मतलब जितना भी टाइम हुआ है, मुझे नहीं पता कितना टाइम हुआ है, लेकिन सेशन बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा है। सारी चीजों को डिटेल में आपने समझा है। तो इसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। सेशन अगर पसंद आया है तो बहुत अच्छे तरीके से लाइक कर दीजिए और सबके पास भेज दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का और शेयर करने का, ये सारा का सारा जिम्मा आपका है, ये जिम्मेदारी आपकी है। मेरा काम सिर्फ यहाँ आना है, पढ़ाना है, कोई समस्या है उस परेशानियों का हल देना है, बस इतनी सी बात मेरी है। और बाकी का सारा कर्तव्य आपका है, क्योंकि ये सारा परिवार जो है, एक परिवार के रूप में हम काम करते हैं। आप सारा हमारा परिवार है, और इसके लिए बार बार कहने की मुझे कोई जरूरत है नहीं कि शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये जो करना है वो तो आप अपने आप ही कर दोगे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक अपने आप कर दोगे, और अच्छा लग रहा है, किसी की हेल्प करना चाह रहे हो तो शेयर अपना आप कर दोगे, और सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।